हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बडीज स्टडी पॉइंट में। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो देवनाम प्रियदर्शी जो शब्द है वो अशोक के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा बाबरू बैराट शिलालेख में मिलती है। अगला प्रश्न, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक गुर्जर अभिलेख में मिलता है। मास्की, नैतुर और उद्गोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो दोस्तों, अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख किसमें मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं? तो इसका उल्लेख प्रयाग कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसमें मिलता है, और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ये याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से दो अभिलेख थे जिनसे जानकारी मिलती है कि अकाल के समय जो राज्य के अन्नागार था उसे लोगों को अन्न दिया गया था, राज्य के अन्नागार के जो द्वार थे वो लोगों के लिए खोल दिए गए थे? तो यह जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के सहगोरा और जो महास्थान अभिलेख है उनसे मिलती है। अगला प्रश्न, वह कौन सा विद्वान था जिसने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो वो जो विद्वान थे वो D.R. भंडारकर थे, जिन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। अशोक ने जितने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे वो सब ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। अब अशोक के जो अभिलेख थे उनकी लिपि तो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक हो गई, जबकि उसके अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी मोस्ट कर लेना कि किसने यूनानी लेखकों के द्वारा बताए गए सेंड्रोपोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है? तो वो जो विद्वान थे वो विलियम जोन्स थे, जिसने सेंड्रोपोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। अगला प्रश्न, अशोक का द्विभाषीय अभिलेख कहाँ से मिला है? तो अशोक का द्विभाषीय अभिलेख कंधार से मिला है, और उस अभिलेख का नाम है सारेकुना अभिलेख। दोस्तों, यह अभिलेख जो था वो अफगानिस्तान में अशोक का जो शासनकाल था उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में 260 ईसा पूर्व में यूनानी और अरेमाइक भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी मोस्ट कर लेना कि अशोक के अलावा वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक था दशरथ। अशोक और दशरथ दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और दोनों ने आजीविक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवाई थी। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर, जबकि जो दशरथ थे उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना कि अशोक के किस लघु स्तंभलेख से कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? तो अशोक का जो लुमंदेई या जो लुम्बिनी स्तंभलेख है इससे कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। लुम्बिनी जो लुम्बिनी स्तंभलेख है इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि जब अशोक के द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई थी तो उस समय कर की जो दर थी उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो दोस्तों, यह भी याद रखना कि कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहते हैं, तो लुम्बिनी या लुम्बिनी स्तंभलेख को आर्थिक अभिलेख कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, जो कलिंग का जो युद्ध था वो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन के बीच में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य,
ने राज्य विस्तार के समय कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग में भारी नरसंहार को देखते हुए उसने युद्ध नीति के स्थान पर धर्म नीति अपनाई थी और लोगों को जियो और जीने दो का संदेश दिया। अशोक के किस शिलालेख से विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंध की जानकारी मिलती है? तो वह जानकारी हमें द्वितीय और जो 13वां जो शिलालेख है उससे मिलती है। दोस्तों इसको भी मोस्ट कर लेना, यह भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अशोक का जो 13वां शिलालेख था उससे 5 विदेशी राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है और वो 5 विदेशी राज्य थे मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, एपीरस और मग। इनके संबंध अशोक से थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के द्वारा निर्मित जो सारनाथ स्तंभ उनमें किन किन पशुओं का अंकन है? इसको भी दोस्तों मोस्ट कर लेना। अब सारनाथ स्तंभ जो है उसमें हाथी, घोड़ा, बैल व सिंह का अंकन है। अब जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इस स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। अब सारनाथ स्तंभ में जो 4 सिंह हैं वो एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं, जो कि अशोक की चारों दिशाओं में समृद्धि के प्रतीक हैं। अब इस स्तंभ में एक हाथी, बैल, घोड़ा व सिंह अंकित है। वह एक चक्र है जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। और जो अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, जबकि ये जो अभिलेख थे इनकी खोज सबसे पहले टी पैंथलन ने 1750 में की थी, जबकि इन्हें पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। अगला प्रश्न, अशोक का जो भाभरू शिलालेख था उसकी खोज किसने की थी? अशोक का जो भाभरू शिलालेख था उसकी खोज कैप्टन बट ने 1837 में की थी, कहीं कहीं 1840 भी दे रखा है। अब अशोक का जो भाभरू शिलालेख है वो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसमें अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है और यह अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो दोस्तों कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, तो वो होगा अपना भाभरू या बैराट का स्तंभ लेख। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको भी मोस्ट कर लेना, यह भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक के किस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसके शासनकाल में धर्म महामात्र जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों यह जानकारी अशोक के 5वें शिलालेख में मिलती है। अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें धर्म महामात्र जो पदाधिकारी होता था उसकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 ही अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि पाकिस्तान से मिले हैं, और वो कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख। तो दोस्तों अगर कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आपका आंसर होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी लिपि जो थी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे चर्चा की थी। अगले वीडियो में भी हम मौर्य वंश से संबंधित जो कुछ अन्य शेष प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।